सबसे पहले तो सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये क्लास 2 रहेगी, क्लास 1 में हम लोग यहाँ पे शुरू किए थे। ये आई दृष्टि का कंपाइलेशन है दरअसल, तो इसको क्लास बाई क्लास कर रहे हैं, ठीक है। यूपीपीसीएस प्री के लिए और यूपीपीसीएस आर के लिए करंट अफेयर्स। अब एग्ज़ाम जो प्री का है वो अक्टूबर में तो होना नहीं है, ठीक है। ये दिसंबर में कंडक्ट होगा अभी फ़िलहाल, तो आपको थोड़ा बहुत समय और मिल गया तो उसको ठीक से कर लीजिएगा। क्लास 1 में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, यहाँ से देख ले रहे हैं। ये वीडियो आप लोग देखते रहें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होता है साई दृष्टि से पीसीएस के रिगार्डिंग और यूपीपीसीएस आरओ के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था हम लोगों का क्लास 1 का। यहाँ से क्लास 2 करेंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी आपके पास है, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो सिनॉप्सिस बनाता हूँ, ये इसका मेन पर्पज़ आप लोगों का रिवीजन का रहता है। रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी और इम्पॉर्टेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको फटाफट देख लेते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है यहाँ पे क्लास 2 का, नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी यहाँ पे मिली है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ पे कितने नए औद्योगिक शहर का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा या फिर स्थापना को मंजूरी मिली है, तो ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। लक्ष्य इसका देखिए, भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का निर्माण करना, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो हैं इनका निर्माण करना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है थीम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीम पूछने के चांसेस कम है। नंबर ऑफ यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं इनको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, कुछ यूपी से बिलोंग करेंगी, यहाँ 12 के 12 हम लोग देखेंगे, और जो उत्तर प्रदेश से रहेंगे उनको मार्क करेंगे। 10 राज्यों में ये विस्तृत होंगे, ठीक है। ये जो 12 इंडस्ट्रियल सिटीज़ इनको देखिए, 12 के 12 याद तो मुझे नहीं लगता हो पाएंगे, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा या कॉम्बिनेशन में बना देगा, पूछ लेगा कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखो, आगरा दिख रहा है आपको और प्रयागराज दिख रहा है, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा है। इन दोनों को याद रखें। बाकी लिस्ट आपके सामने है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इनको देख लीजिए, मैं रीड भी कर दे रहा हूँ। खुरपिया उत्तराखंड, ठीक है। राजपुरा पटियाला पंजाब, दिघी ये महाराष्ट्र से है, पलक्कड़ केरल से है, गया बिहार, ठीक है। जहीराबाद तेलंगाना, और ओबिकिल आंध्र प्रदेश, कोमर्थी आंध्र प्रदेश, जोधपुर पाली राजस्थान। हो सकता है इन्हीं में से 4 ऑप्शन बना दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर कौन सा औद्योगिक शहर यहाँ पर उसको स्वीकृति नहीं मिली है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम वो कर सकता है। तो अगर उत्तर प्रदेश का पूछता है तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, सभी को मिला के क्वेश्चन फ्रेम करता है तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, बट एक बार देखे रहेंगे तो आसान हो जाएगा रिजेक्शन करने में, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है एनपीएस और यूपीएस। ये सब चीज़ें तो समझते होंगे, जो नौकरी करते होंगे वो समझते होंगे, जो नई नौकरी करते होंगे उनको अभी थोड़ा सा कम समझ में आता होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है। इतना तो हम लोग को खैर समझ में आता ही है कि ये पेंशन स्कीम है, ठीक है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम है, और ये यूपीएस जो अभी लॉन्च की गई है इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोनों में कुछ फ़र्क है, वो हम लोगों को फ़र्क जानना है, वो फ़र्क पूछे जाएंगे परीक्षा में। अभी जो रनिंग पेंशन स्कीम है वो एनपीएस है, ठीक है। अभी एनपीएस है, ओपीएस का कोई हिसाब नहीं है ना। इसकी डिमांड बहुत थी बट गवर्नमेंट इसको लाएगी नहीं वापस। सबसे पहले मैं आपको एनपीएस के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको यूपीएस समझ में आ जाएगा। एनपीएस में जब आप जॉब में आएंगे तो आपकी एक ग्रॉस सैलरी बनेगी, ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी आपको पे स्लिप पर दिखेगा। ग्रॉस सैलरी में जो इनकम बनती है उसमें बेसिक पे रहती है, ठीक है। आपके भत्ते रहते हैं, यानी डियरनेस अलाउंस रहता है। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। उसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें रहती हैं। ये अलग अलग विभाग पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। ये ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, स्पेशल भत्ते भी मिलते हैं। तो ये जो बिल्कुल कॉमन जो है वो बेसिक पे और डीए तो रहेगा ही रहेगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में रहेंगे। तो एनपीएस में क्या है, आपका जो बेसिक पे है और डीएनएस अलाउंस है, ये इसका 10%, ठीक है। बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10% ये एनपीएस खाते में जमा होता है, ठीक है। हर महीने जमा होता है। तो आपका भी कंट्रीब्यूशन रहता है और सरकार का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। आपका 10% का कंट्रीब्यूशन रहता है और सरकार का 14% का कंट्रीब्यूशन रहता है। इतना पैसा आपका हर महीने एनपीएस खाते में जमा होता है। और जब रिटायरमेंट आपकी होती है तो उस टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट भी मिल जाता है और कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में बना दिया जाता है। जैसे एनपीएस का जो हिसाब है, एनपीएस में 60% और 40% का रेशियो है। इसका मतलब क्या है, ये जैसे आप 60 साल के हो गए, आप रिटायरमेंट की एज पे हैं या फिर हो गए, मान लो आपका 1 करोड़ कॉर्पस जमा हुआ, ठीक है, एनपीएस खाते में। तो 1 करोड़ में से आपको 60% यानी 60 लाख जो है ये आपको लमसम अमाउंट एक साथ मिल जाएगा।
और बाकी जो 40 लाख बचेगा उस 40 लाख का आपको क्या बना दिया जाएगा, पेंशन बना दिया जाएगा, और वो हर महीने फिर मिला करेगा 60 साल के बाद आफ्टर रिटायरमेंट। ये 2 चीज़ें क्लियर हुई। तीसरी बात आपको जाननी है कि ये जो एनपीएस सिस्टम है, एनपीएस ये जो स्कीम है, ये वर्क करता है मार्केट बेस्ड। ठीक है, ये मार्केट बेस्ड है। मार्केट बेस्ड का मतलब है कि मार्केट अगर बहुत अच्छा रहा, ठीक है, तो ये जो आपका इकट्ठा हो रहा है एनपीएस खाते में 1 करोड़ की जगह हो सकता है 2 करोड़ हो जाए, हो सकता है 3 करोड़ हो जाए। मार्केट पर सब डिपेंड करेगा। और मार्केट अगर अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है यही अमाउंट कम भी हो सकता है। ठीक है, 1 करोड़ से हो सकता है 70 लाख ही बन पाए, 80 लाख ही बन पाए। तो एनपीएस के साथ एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या जुड़ी है, मार्केट रिस्क जुड़ी है। ठीक है, तो ये सभी लोगों को रास नहीं आती है। तो सरकार ने इसी के विकल्प में, ठीक है, एनपीएस के विकल्प में एक और यहाँ पे पेंशन स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके बारे में भी 2-3 चीज़ें देख लेते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फुल फॉर्म हम लोगों ने सीख लिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। इफेक्ट में कब आएगी, ये 1 अप्रैल 2025 से आएगी। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट पीसीएस फ्री के लिए, और ध्यान रखना है एनपीएस को ख़त्म नहीं किया है, यूपीएस बस विकल्प है। आप एनपीएस में रहना चाहते हैं तो आप एनपीएस में रहिए, आपको यूपीएस में आना है तो आप यूपीएस में स्विच कर सकते हैं एनपीएस से। ठीक है, एनपीएस से यूपीएस पर स्विच करने का ये विकल्प है। रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीने जो रहेंगे, इसका औसत मूल वेतन निकाला जाएगा और फिर उसका 50% जो राशि है ये मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। ये यूपीएस का क्लॉज है। ठीक है, ये यूपीएस का क्लॉज है, यानी यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर दी है लगभग ओपीएस की तरह। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी बेसिक पे मान लीजिए ₹1,00,000 है। ठीक है, ₹1,00,000, उस पर कुछ डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा होगा, महंगी बात तो हमेशा रहेगा ही, और तमाम सारे यहाँ पे अलाउंस रहेंगे। तो आपको यहाँ पे बेसिक पे को देखना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक वेतन का यहाँ पे देखिए औसत के लिए बोला है ना, तो बेसिक वेतन जो लास्ट के 12 महीने रहेंगे उनका औसत निकाल लिया जाएगा और उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। मान लीजिए ₹1,00,000 ही आपका बेसिक पे है, 12 महीनों का जो औसत है वो ₹1,00,000 है, तो आपको 50,000 जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा। ये यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया यूपीएस में। और ये जो 50% राशि मिलेगी, इसके लिए कंडीशन भी है कि आपकी सर्विस 25 वर्षों की सेवा, यानी 25 वर्षों की सर्विस आपकी होनी चाहिए। अगर 25 वर्षों से कम है तो उसी रेशियो में फिर ये बढ़ जाएगा, ये राशि जो है उसी रेशियो में फिर कम हो जाएगी। जैसे 25 वर्षों से कम है तो यहाँ पे देखो ये चीज़, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना, आनुपातिक राशि हो जाएगी। 50% से मान लो 24 साल की सर्विस है तो हो सकता है 40% आपको, 48% यहाँ पे आपको पेंशन मिले। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको जानना, न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले ही यूपीएस के पात्र होंगे। ये स्टेटमेंट के लिए सारे फैक्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जिसने एक ऐसा राज्य है जिन्होंने यूपीएस को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, इसमें यूपीएस में और क्या क्या चीज़ें हैं, पारिवारिक पेंशन भी है, ग्रेच्युटी भी मिलेगी, एक मुश्त राशि भी मिलेगी, जो आपने एनपीएस में सीखा था ना 60-40। जैसे 60 साल की उम्र में आपका ₹1,00,000 जमा हुआ तो 60 लाख आपको एक मुश्त मिल जाएगा, और 40% की यानी 40 लाख की आपकी पेंशन बना दी जाएगी जो हर महीने मिला करेगी। लेकिन यूपीएस में क्या है, ये जो एक मुश्त राशि है यहाँ पे फिक्स नहीं है। ये नहीं बताया गया कि 50% एक मुश्त एक साथ मिल जाएगा, या 60% मिल जाएगा, या 70% मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी खटक रही थी। हो सकता है बाद में चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और एक फैक्ट आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, कर्मचारी का योगदान एनपीएस में भी 10% था। ठीक है, बेसिक पे और डीए का जो 10% होता है ना, वो आपके एनपीएस खाते में जमा एनपीएस में भी होता था और यहाँ यूपीएस में भी है। लेकिन एनपीएस में जो सरकार का कंट्रीब्यूशन था वो 14% था, लेकिन यूपीएस में क्या है, ये सरकार ने बढ़ा दिया। सरकार अपना हिस्सा कितना देगी हर महीने, 18.5%। तो ये 18.5% परीक्षा में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एनपीएस में 14 था और सरकार ने यहाँ पे बढ़ा दिया है, ये अच्छी बात है। तो यूपीएस में जो एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से रिस्क लग रहा था मार्केट का, वो यहाँ पे मार्केट रिस्क गवर्नमेंट ने ख़त्म करने की कोशिश की है। और विकल्प भी है, आपको यदि ये अच्छा लगता है तो आप यूपीएस में आइए, आपको एनपीएस ठीक लगता है तो आप एनपीएस में रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एनआईआरएफ, ये इंडिया रैंकिंग्स यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सी संस्था यहाँ पे किस स्थान पर है, कैसा परफॉर्म किया, किस सब्जेक्ट में परफॉर्म किया, किस कैटेगरी में सबसे अच्छा कौन सा है। ये जो फ्रेमवर्क है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यही जारी करती है इस रैंकिंग्स को। तो देख लेते हैं किस श्रेणी में किस यहाँ पे संस्था का अच्छा स्थान है। समग्र श्रेणी, देखो एक समग्र श्रेणी होती है, फिर यहाँ पे कॉलेज की कैटेगरी अलग है, यूनिवर्सिटी की कैटेगरी अलग है, रिसर्च की अलग है, इनोवेशन की अलग है, तो सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। समग्र श्रेणी की अगर बात करें, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है, श्रेणी लिखा रहेगा।
समग्र श्रेणी की बात करें तो आईआईटी मद्रास ये पहले स्थान पर है। आईआईएससी बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है आईआईएससी बेंगलोर, इसका दूसरा स्थान है। आईआईटी मुंबई का तीसरा स्थान है और 5वें स्थान पर आईआईटी कानपुर है। समग्र श्रेणी में अगर उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनाएगा तो ध्यान रखना आईआईटी कानपुर का स्थान है 5वां स्थान है। अब यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में जो पहला स्थान है वो आईआईएससी बेंगलोर, ये हमेशा यही रहता है, ठीक है। कॉलेज की कैटेगरी में बात करें तो हिंदू कॉलेज दिल्ली का स्थान पहला है। रिसर्च की कैटेगरी में बात करें तो आईआईएससी बेंगलोर। इनोवेशन की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये हमेशा रहता है आईआईटी मद्रास। मैनेजमेंट की कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये जो होते हैं आईआईएम। तो इस कुछ फैक्ट तो देखो यहाँ पे सब सेम है, जो हमेशा रैंकिंग रहती है वही कॉलेजेस हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर में आईआईटी रुड़की पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुराने ही फैक्ट है, बदलते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये इतनी सी बातें थी, ठीक है, हो जाएगा। आप पॉज कर लेना वीडियो को, एक बार रिकॉल कर लेना, सेट हो जाएगा माइंड में। चलिए फिर से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024। देखते हैं कौन सा राज्य, किस राज्य ने कैसा परफॉर्म किया। एसडीजी को लेके ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, कितने हैं गोल, 17 गोल सेट किए हैं, है ना, दुनिया भर में इसी पे काम कर रहे हैं सभी लोग, सभी देश, सभी राष्ट्र। किसी ने भुखमरी में अच्छा किया है तो किसी ने सैनिटेशन में अच्छा किया है तो किसी ने हेल्थ में अच्छा किया है, किसी ने एजुकेशन में अच्छा किया। क्योंकि ये इंडिया इंडेक्स है तो यहाँ पे हम लोग राज्यों की बात करेंगे, ठीक है। इंडिया के जो राज्य हैं उन राज्यों ने कैसा परफॉर्म किया। इस इंडिया ये जो इंडेक्स है इसको कौन बनाता है, नीति आयोग बनाता है। चलिए होमवर्क कीजिए जल्दी से। नीति कमीशन जो है ये कैसा इंस्टीट्यूट है, कैसी संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, ठीक। और ये चौथा संस्करण था, यहाँ पे संस्करण इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है, लिखा हूँ चौथा संस्करण, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखना। और इस बार की जो थीम है, केंद्रीय विषय है, वो विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, ये भी ध्यान रखना है। 2-3 बातें क्लियर हुई। अब देखिए ये श्रेणियाँ, इन्हीं श्रेणियों में बनाया जाता है इस इंडेक्स को। आकांक्षी हम लोग पढ़ते हैं, एस्पिरेंट कैटेगरी में कौन है, परफॉर्मर कौन है यानी प्रदर्शन करता, फ्रंट रनर में कौन है और अचीवर में कौन है, लक्ष्य प्राप्त करता। इनके सबके स्कोर है, स्कोर दिया गया है हर राज्य को। स्कोर याद नहीं रखना लेकिन एक मोटा मोटा फिगर पता होना चाहिए कि एस्पिरेंट वो हैं जिनका स्कोर यहाँ है 0 to 49। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, आकांक्षी में भी कोई स्टेट नहीं है और ना ही अचीवर में 100 स्कोर भी किसी का नहीं है। ऐसा भी कोई राज्य नहीं है जिसमें सारे 17 के 17 गोल बिल्कुल परफेक्ट हैं, है ना, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जो लाई कर रहे हैं स्टेट वो यहाँ पे लाई कर रहे हैं परफॉर्मर में और फ्रंट रनर में, यानी स्कोर जो है वो 50 से 99 के बीच में है। अब वही देखना है कि यूपी कहाँ बिलोंग कर रहा है, किस कैटेगरी में किस स्टेट ने अच्छा काम किया, ये भी देख लेते हैं। नोट में क्या लिखा मैंने, 2023-2024 का ये जो इंडेक्स है सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि इस बार का जो इंडेक्स बना है उसमें कुछ राज्यों ने अच्छा स्कोर किया है, मतलब अच्छा सुधार किया है, कुछ ने नहीं किया है, तो ये बात गलत हो जाएगी उनकी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ के रखा है यहाँ पे सभी राज्यों का समग्र स्कोर में सुधार किया गया, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक सुधार वाले स्टेट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। सब सर्वाधिक सुधार किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने। उसके बाद फिर झारखंड का स्थान है, उसके बाद फिर उत्तराखंड का है, फिर सिक्किम का है, ये ध्यान रखना। ये सॉरी ये झारखंड नहीं है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। तो ये दोनों फैक्ट बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। चलिए अब यहाँ पे क्या है, समग्र रैंकिंग में शीर्ष राज्य। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी तो सर्वाधिक सुधार देखा था कि सुधार किसने किया सबसे ज़्यादा, तो वो देख लिया। अब यहाँ पर रैंकिंग देख लेते हैं कि ओवरऑल किसका क्या स्थान है। तो पहले स्थान पर केरल और उत्तराखंड का है, दोनों का स्थान एक ही है, ठीक है। इस बार 2-2 स्टेट का यहाँ पर रैंकिंग बनी है। तीसरा स्थान यहाँ पर तमिलनाडु का है, इसका दूसरा ही होना चाहिए क्योंकि पहले पे तो केरल और उत्तराखंड है ना, उसके बाद फिर गोवा हिमाचल प्रदेश साथ में है, इसके बाद फिर सिक्किम पंजाब है, फिर कर्नाटक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी कम से कम पहले अगर याद रख सकें तो इसको रख लेना। तो ये शीर्ष राज्य हो गए और अंतिम राज्य तो बिहार लगा ही देंगे, 28वां स्थान है। उसके बाद झारखंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नागालैंड, मेघालय, ये चीज़ें आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, ये बार बार देखेंगे तभी रटेगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर वो उत्तर प्रदेश को स्पेसिफिक पूछेगा। उत्तर प्रदेश का स्थान देखो यहाँ पे क्या है, 18वां स्थान है, और 18वें स्थान पर बहुत सारे स्टेट हैं, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी, प्लस करके लिखा हूँ मैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़,
ये जो कंबाइंड यहाँ पर रैंकिंग मिली है इन सभी को 18वीं मिली है और स्कोर है 67। और 67 पे स्कोर यहाँ पे बनता क्या है किस कैटेगरी में, 67 ये है, देखिए तीसरे नंबर पे जो लिखा है 65 से 99, यानी उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है, फ्रंट रनर में। स्कोर नहीं पूछेगा, ये कैटेगरी जरूर पूछ सकता है। तो इस बार की जो रैंकिंग है इंडिया रैंकिंग्स SDG वाली, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान किस कैटेगरी में है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। और पोजीशन अगर पूछे तो 18वीं कर देना, पोजीशन की कम चांस है, कैटेगरी के ज़्यादा चांस हैं। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यूटीज़ में देख लीजिए, यूनियन टेरिटरीज जो है इसमें सबसे अच्छा स्थान किसका है, चंडीगढ़ सबसे अच्छा काम किया SDG में। उसके बाद फिर पुडुचेरी और ये जम्मू कश्मीर ने किया, फिर अंडमान निकोबार, दिल्ली, ये सब साथ साथ में है, प्लस प्लस जो लिखा है ये सब एक ही ये रैंकिंग है। फिर सबसे लास्ट में है लद्दाख। अगर यूटी में पूछे कि सबसे बेकार किसने काम किया, तो लद्दाख में SDG पर बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। क्लियर है। चलिए, ये चीज़ हम लोगों ने पहले सीखी ली। अचीवर यानी जिसका स्कोर 100 है, जिसने SDG में सब कुछ अच्छा कर लिया, ऐसा कोई राज्य नहीं है। एस्पिरेंट यानी जो पहली कैटेगरी थी, इसमें भी किसी राज्य का नाम नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सा SDG पर किस राज्य ने कैसा काम किया। गोल नंबर 1 जो है, 17 गोल है ना, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मैंने यहाँ पे मार्क किया है। गोल नंबर 1 क्या है, ये गरीबी उन्मूलन है। ये सब तो रटा होगा ना यार, 17 के 17 तो कब से पढ़ रहे हो, 2015 से पढ़ रहे हो। 2015 से 2030 तक का है ना गोल डिसाइड, 2030 तक अचीव करना है, तो ये 2015 से 2030 तक पढ़ते ही रहोगे। 24 चल रहा है, 6 साल और पढ़ोगे यही सारी चीज़ें। पर मेरी आशा रहेगी कि ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, है ना। देखिए इनको फटाफट देखिए। गरीबी उन्मूलन अगर पूछा जाए, ये भी साथ में याद रखना है, गोल नंबर 1 है। खैर ये बहुत बेसिक है। गरीबी उन्मूलन में सबसे अच्छा काम किसने किया है, तमिलनाडु ने किया है। दादरा नगर हवेली ने भी किया है, दमन-दीव ने भी किया है। गोल नंबर 2 जो है वो है भूखमरी समाप्ति, है ना, जीरो हंगर। इसमें सबसे अच्छा काम केरल का है और पुडुचेरी का है। पहला पहला याद रख सकें इतना भी बहुत है। गोल नंबर 3 यानी जो अच्छा स्वास्थ्य है और कल्याण है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग जिसे पढ़ते हो, गोल नंबर 3 गुजरात में सबसे अच्छा काम किया गया और दिल्ली में किया गया, गोल नंबर 3 पर। गोल नंबर 4 पर ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, केरल ने काम किया। गोल नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर इक्वालिटी, इस पर सबसे अच्छा काम नागालैंड का है। ये क्वेश्चन मार्क करना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस हैं। गोल नंबर 6 क्लीन वाटर और सैनिटेशन जो है, इसमें सबसे अच्छा काम गोवा से है, ठीक है, अंडमान निकोबार भी है। गोल नंबर 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश है यहाँ पे। यूपी का सबसे अच्छा काम किस में रहा है, गोल नंबर 7 में। गोल नंबर 7 को अलग से भी पूछा जा सकता है, क्या है भाई, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है। और लास्ट है गोल नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन पर सबसे अच्छा काम सिक्किम का है, फिर तमिलनाडु का है, फिर चंडीगढ़ का है। ठीक, याद रहेगा। यूटीज़ में अगर पूछ ले सबसे अच्छा काम किसका है, तो चंडीगढ़ लगा देना, स्टेट में सिक्किम लगा देना। तो इसको रटना है, क्वेश्चन की पूरी पूरी संभावना है यहाँ से आने की। चलिए एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक है, संविधान हत्या दिवस आसान है, 25 जून 1975 इमरजेंसी, ठीक है। तो 25 जून को यहाँ पे प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया, तो 25 जून याद रखना, ठीक है। आपातकाल लगाई गई थी, सब लोग जानते हैं। इमरजेंसी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, पॉलिटिकल यहाँ पे प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सॉरी। पार्ट नंबर कितने में है, पार्ट नंबर 18 में है। इमरजेंसी के प्रोविजन 352 से 360 पढ़ते हैं। 352 में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ते हैं, 356 में प्रेसिडेंट रूल पढ़ते हैं, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल पढ़ते हैं, जो अभी तक लगी नहीं है। बहुत बेसिक फैक्ट है। इसी तरीके से हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ऑपरेशन पोलो, है ना। ऑपरेशन पोलो जानते हैं ना, निजाम के शासन से मुक्ति मिली थी इस ऑपरेशन के द्वारा, 1948, सरदार पटेल साहब, ठीक है। डेट देख रहे हैं, 17 दिसंबर 1948, और देश स्वतंत्र हो गया था इसके 1 साल पहले, यानी 1 साल तक इसको इंडिपेंडेंस मिली ही नहीं थी हैदराबाद को, 1 साल तक इन्हीं का राज्य था। तो बाद में फिर इनको समझ में आया और समझाया गया था किससे, ऑपरेशन पोलो से। चलिए देखिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। वैश्विक इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में हुआ, लगा देना भारत मंडपम। नई बिल्डिंग बनी है एक बढ़िया सी सुंदर सी, यहीं पे सब करा दिया जाता है। AI प्रशंसा दिवस, ये नया दिवस आया भाई, देख लो, हो सकता है मैचिंग मैचिंग में मिल जाए, तो बहुत कठिन हो जाएगा क्वेश्चन, और पढ़ा रहेगा तो बहुत आसान लगेगा। 16 जुलाई AI प्रशंसा दिवस। चलिए लोकसभा चुनाव 2024,
फटाक से देख लेते हैं जो क्वेश्चन आएंगे, आने की संभावना है। इलेक्शन कितने पे होता है? 543 पे होता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना है? 552। इस बार क्या लग रहा है? सोमपेन जनजाति है, ये जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ की एक ट्राइब है जिसका नाम है सोमपेन जनजाति। इसने इस बार वोटिंग किया है, ठीक है, मतदान किया है। तो ये जनजाति का नाम आपको याद रखना है, सोमपेन। तो ज्योग्राफी में पढ़ते होगे ना, ह्यूमन ज्योग्राफी में तमाम ट्राइब्स पढ़ी होंगी। तो कोई नई जनजाति नहीं है, नया नाम नहीं है, मतलब पढ़ते आए हैं पहले भी। इस बार राष्ट्रीय आइकन कौन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? शीतल देवी। ये पैरा तीरंदाज हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। इनका नाम याद रखना है, शीतल देवी का। चलिए, सबसे बढ़िया चुनाव कहाँ पे हुआ? सबसे ज़्यादा घर से निकल के वोट किसने कहाँ पे किया गया? लक्षद्वीप में किया गया। 84% यहाँ पे वोटिंग हुई है, और बिहार में सबसे कम हुई है। ये 2 फैक्ट स्टेटमेंट के लिए। 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ, ठीक है। एक बार ये भी पूछ लिया था कितने चरणों में हुआ। बहुत पुराना PCS है, मुझे लगता है 17-18 की बात है। नहीं, 17-18 नहीं होगा, 14 में हुआ था, है ना। 14 में हुआ, 19 में हुआ, तो 14 के बाद जो PCS हुआ था उसमें शायद पूछा था। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट निकल के आ रहे हैं। सबसे कम आयु के ये जो सांसद चुने गए हैं, इनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। 25 साल के ही थे। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से ये SP पार्टी से सांसद चुने गए हैं। और महिला में अगर बात करें तो इनका नाम प्रिया सरोज है। इनका पुष्पेंद्र सरोज है, इनका प्रिया सरोज है। ये सबसे कम आयु की महिला सांसद बनी है, ठीक है। ये भी सपा से हैं। सुपर इम्पोर्टेंट, इस बार लोकसभा में कितनी महिलाएं सांसद बन के आई हैं? 74। इसको रट लेना है बिल्कुल, ठीक। 2019 में 78 थी, ये भी साथ में याद रखें। चलिए, स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि 2019 में महिला जो चुनी गई थी उनकी संख्या इतनी है और 2024 में इतनी है। कंपेयर करने के लिए पूछेगा, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो उसको बेवकूफ़ बना देना, ठीक है। चलिए, ये अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कुछ भी नहीं पढ़ना है इनको सीट के अलावा, बस सीट देखना है। आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए, 175 सीटें हैं विधानसभा की। उड़ीसा में कितनी है? 147 सीटों से हमेशा क्वेश्चन आता है पॉलिटी में। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें, सिक्किम में 32 सीटें। ये आपको 4 स्टेट की विधानसभा सीटें याद रखनी है। विधानसभा सीटों का मतलब है विधायक, है ना। विधायक कितने हैं वहाँ पे, कितने चुन के जाते हैं विधानसभा में। और बिल्कुल रिसेंट में अब ये हुए हैं इलेक्शन जम्मू कश्मीर के और हरियाणा में, तो यहाँ पे दोनों जगह 90-90 सीटें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बातें थी, ठीक है। ये अभी हम लोग का पहला टॉपिक चल रहा, क्लास 2 थी, ये पहला टॉपिक चल रहा राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इसके बाद PDF बनाएंगे, इंपॉर्टेंट निकालेंगे, ठीक है। फिर डिलीवर कर देंगे उसको आप लोगों के समक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।